नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम टेक्सटाइल विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा यानी लिनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीज से लेकर कपड़े तक इसकी पूरी यात्रा को हम आज विस्तार से समझेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले चलिए कुछ ऐसे ज़रूरी सवालों पर नज़र डालते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल, लिनन के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्रश्न अक्सर वन लाइनर क्वेश्चंस में आता है। दूसरा सवाल, जो बहुत ही अनोखा है, कि लिनन की खेती के लिए ज़मीन को दोबारा उपजाऊ होने में कितने साल का लंबा समय लगता है? यह इसकी कमर्शियल वैल्यू से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है। और तीसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि गीली अवस्था में लिनन का रेशा कितना प्रतिशत और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो इसे दूसरे रेशों से अलग करती है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। चिंता मत कीजिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर और इनसे जुड़ी हुई हर एक बारीक से बारीक जानकारी आपको इसी क्लास में मिलेगी। मेरा वादा है कि अगर आप अंत तक बने रहे तो लिनन से जुड़ा कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। हम इस टॉपिक को आज पूरी तरह से जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समाप्त करेंगे, तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। इस क्लास का हमारा रोड मैप कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम सेक्शन 1 में समझेंगे कि लिनन आखिर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, यह किस श्रेणी का रेशा है। ये हमारा फाउंडेशन बनेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में हम इसकी खेती और इसके अद्भुत पौधे के बारे में जानेंगे और यहीं पर हम उस 7 साल वाली अनोखी बात को भी समझेंगे। फिर सेक्शन 3 में हम इसकी निर्माण प्रक्रिया को यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से देखेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल हिस्सा है पर हम इसे बहुत आसान बना देंगे। और अंत में सेक्शन 4 में हम लिनन के उन गुणों पर चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसकी मजबूती, इसकी चमक, इसकी कमियां, सब कुछ। चलिए सेक्शन 1 शुरू करते हैं। लिनन एक परिचय। इस सेक्शन में हम लिनन की एकदम बेसिक आइडेंटिटी को समझेंगे। ये किस प्रकार का रेशा है, कहाँ से मिलता है और इसकी मूल पहचान क्या है। यहाँ से हमारा आधार बनेगा इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए, तो हर एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड पर लिखा हुआ हर एक शब्द, मैं दोहराता हूँ, हर एक शब्द परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न है। चलिए इसे तोड़ तोड़ कर समझते हैं। सबसे पहला शब्द है प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसे किसी फैक्ट्री में केमिकल से नहीं बनाया गया, जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर को बनाते हैं। इसे हमने सीधे प्रकृति से, एक पौधे से प्राप्त किया है। तो लिनन कैसा रेशा है? एक प्राकृतिक रेशा। अब दूसरा शब्द देखिए, सेल्यूलोजिक। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, पौधों की जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। जिन रेशों में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है उन्हें सेल्यूलोजिक फाइबर कहते हैं। हमारा सबसे फेमस सेल्यूलोजिक फाइबर कौन सा है? जी हाँ, कपास। तो लिनन और कपास दोनों की रासायनिक संरचना लगभग एक जैसी है। ये दोनों कजन ब्रदर्स की तरह हैं और इसी वजह से इनके कई गुण भी मिलते जुलते हैं, जैसे दोनों पानी अच्छा सोखते हैं, दोनों पर गर्मी का असर कम होता है। ये पॉइंट याद रखने से आपको आगे इसके गुण समझने में बहुत आसानी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह सन यानी फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। पौधे का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, फ्लैक्स। और पौधे के किस हिस्से से? क्या जड़ से? नहीं। क्या पत्तों से? नहीं। यह मिलता है पौधे के तने से यानी स्टेम से। अब यहीं से चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है। वो रेशे जो हमें पौधे के तने से मिलते हैं उन्हें एक विशेष श्रेणी में रखा जाता है जिसे बास्ट फाइबर कहते हैं, BAST, बास्ट फाइबर। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि लिनन किस प्रकार का रेशा है और ऑप्शन में होगा बास्ट फाइबर। इसके और भी उदाहरण हैं जैसे जूट, हेम्प। ये सभी तने से मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा सेल्यूलोजिक, तीसरा सन के पौधे से और चौथा तने से। इसलिए ये एक बास्ट फाइबर है। ये चारों पॉइंट्स आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। तो अब हम अपनी क्लास के दूसरे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। सन का पौधा और खेती, जमीन से रेशे तक का सफर। हमने ये तो जान लिया कि रेशा सन के पौधे से मिलता है, पर यह पौधा कैसा दिखता है, इसे कैसे उगाया जाता है, इसकी खेती में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना महंगा बना देती है। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस सेक्शन में मिलेंगे। तो चलिए इस अनोखे पौधे से मुलाकात करते हैं। इस स्लाइड पर दी गई जानकारी को आपको सीधे सीधे याद करना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, इसे बहुत ध्यान से देखिए और मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। लिनम यूसिटिटिसिमम। एक बार फिर, लिनम यूसिटिटिसिमम। इसे अपनी कॉपी में बोल्ड लेटर्स में लिखिए। परीक्षा में अगर आपको पूरा नाम याद ना भी रहे तो इसका पहला शब्द लिनम याद रखिएगा। लिनम से ही लिनन बना है। इससे आप सही विकल्प आसानी से पहचान लेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, ये एक वार्षिक पौधा यानी एनुअल प्लांट है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कुछ पौधे होते हैं जो सालों साल जीवित रहते हैं, जैसे आम का पेड़। लेकिन वार्षिक पौधे वो होते हैं जिनका जीवन चक्र 1 साल या 1 सीजन में ही पूरा हो जाता है। किसान बीज बोएगा, पौधा उगेगा, उससे फसल मिलेगी और फिर पौधा खत्म हो जाएगा। अगली फसल के लिए फिर से बीज बोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक पौधे से सिर्फ एक ही बार रेशा मिल सकता है। एक फसल, एक बार रेशा। और तीसरा बिंदु तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका मुख्य उपयोग क्या है, इसके तने से रेशा प्राप्त करना। तो इस स्लाइड से सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम लिनम यूसिटिटिसिमम। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो मैंने क्लास के शुरू में पूछा था, और ये लिनन का सबसे अनोखा और जरूरी पॉइंट है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। लिनन की खेती हर साल एक ही जमीन पर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सन का पौधा एक बहुत ग्रीडी पौधा है। ये जमीन से बहुत ज्यादा पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन को पूरी तरह से निचोड़ देता है, जिससे भूमि की उर्वरता, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जमीन बंजर होने लगती है। अब उस जमीन को अपनी प्राकृतिक शक्ति वापस पाने के लिए, रिचार्ज होने के लिए कितना समय लगता है? पूरे 7 साल। इन 7 सालों में किसान उस पर दूसरी फसलें उगाता है, जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं, ताकि जमीन धीरे धीरे हील हो सके। अब इसका मतलब समझिए, अगर एक किसान हर साल लिनन उगाना चाहता है तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 अलग-अलग खेतों की जरूरत पड़ेगी। पहले साल पहले खेत में, दूसरे साल दूसरे खेत में, और ऐसे करते करते जब वो 7वें साल 7वें खेत में फसल उगाएगा, तब जाकर उसका पहला खेत दोबारा तैयार होगा। इसी वजह से लिनन का उत्पादन बहुत सीमित होता है, और यही कारण है कि यह कपास की तुलना में इतना महंगा क्यों होता है। तो ये 7 साल का चक्र लिनन की उपलब्धता और उसकी कीमत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अपनी क्लास के तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। लिनन की सूक्ष्म संरचना यानी माइक्रोस्कोप के नीचे ये रेशा कैसा दिखता है। आप सोच रहे होंगे कि हमें इसकी आंतरिक संरचना पढ़ने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी रेशे के गुण, जैसे उसकी मजबूती, उसकी चमक, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसकी आंतरिक बनावट कैसी है, और एग्जाम्स में अक्सर इन परतों के क्रम को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आपने एक पेड़ का तना गोल काटा है। आपको उसमें कई छल्ले या परतें दिखती हैं, राइट? लिनन का रेशा भी माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल वैसा ही दिखता है। चलिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहरी परत जो रेशे की रक्षा करती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। जैसे हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, वैसे ही क्यूटिकल के ठीक अंदर वाली परत को एपिडर्मिस कहते हैं, और उसके भी अंदर जो सबसे मोटा और मुख्य हिस्सा होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। रेशे की सारी मजबूती, उसका लचीलापन, उसके सारे गुण इसी कॉर्टेक्स परत पर निर्भर करते हैं। ये रेशे का हार्ट है, और सबसे केंद्र में बीचों बीच पित्त होता है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा के लिए आपको बाहर से अंदर का क्रम याद रखना है। मेरे साथ बोलिए, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। एक बार फिर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। अब एक बोनस टिप। सबसे अच्छी बात यह है कि यही सेम सीक्वेंस आपको ऊन यानी वूल फाइबर में भी देखने को मिलता है। तो एक तीर से 2 निशाने। अगर आप एक का क्रम याद कर लेते हैं तो आपको दूसरे का भी याद हो जाएगा। क्या है क्रम? क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। इसे भूलना नहीं है। अब हम इस क्लास के सबसे विस्तृत, सबसे प्रैक्टिकल और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 4, लिनन निर्माण प्रक्रिया, यानी तने से कपड़ा बने तक का सफर। हमने पौधा उगा लिया, अब उस पौधे के कठोर तने से ये सुंदर कपड़ा कैसे बनता है? ये प्रक्रिया बहुत जटिल और रोचक है। हम इसके हर चरण को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि हर चरण का एक विशेष नाम और उद्देश्य है जिनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। ये 5 मुख्य चरण हैं जो लिनन निर्माण में शामिल होते हैं। इस क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी चरण है रेटिंग, जिसका मोटा मोटा मतलब है तने को गलाना। हम देखेंगे इसे कैसे गलाते हैं। गलाने के बाद आता है स्कचिंग, यानी कूटना या पीटना, ताकि रेशा अलग हो सके।
उसके बाद है हैकलिंग, जिसे हम सरल भाषा में रेशों में कंघी करना कह सकते हैं। और जब हमें साफ रेशे मिल जाते हैं तो फिर आते हैं अंतिम 2 चरण जो हम सब जानते हैं, स्पिनिंग यानी रेशों से धागा बनाना और वीविंग यानी धागों से कपड़ा बनाना। हम एक एक करके इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले रेटिंग से शुरू करते हैं। चलिए पहले चरण को समझते हैं, रेटिंग या गलाना। ये लिनन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता। अब समझिए होता क्या है। पौधे के तने में जो रेशे होते हैं वे लकड़ी वाले हिस्से से एक प्राकृतिक गोंद से चिपके होते हैं, जैसे फेविकॉल से चिपका दिया हो। इस प्राकृतिक गोंद का नाम है पेक्टिन। क्या नाम है? पेक्टिन। ये पेक्टिन रेशों को बहुत मजबूती से पकड़कर रखता है। अब अगर हम जबरदस्ती रेशे निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? रेशे टूट जाएंगे। इसलिए हमें पहले इस फेविकॉल यानी पेक्टिन को हटाना होगा। इसी पेक्टिन को सड़ाकर या गलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। जब पेक्टिन गल जाता है तो रेशे अपने आप ढीले होकर लकड़ी वाले हिस्से से अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेक्टिन को तोड़ना। इसे याद रखिएगा। अब ये रेटिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पहली 2 विधियां पारंपरिक और प्राकृतिक हैं। पहली है ड्यू रेटिंग यानी ओस द्वारा गलाना। इसमें कुछ नहीं करना, बस तनों को काटकर खेत में ही फैला दिया जाता है। रात में ओस से वे भीगते हैं, दिन में धूप से सूखते हैं। इस नमी और गर्मी से प्राकृतिक बैक्टीरिया पनपते हैं जो धीरे धीरे पेक्टिन को खा जाते हैं। ये प्रकृति का अपना तरीका है। इसमें समय लगता है, लगभग 1 से 2 हफ्ते। दूसरी प्राकृतिक विधि है वाटर रेटिंग यानी पानी द्वारा गलाना। इसमें तनों के गट्ठर बनाकर उन्हें नदी या तालाब के बहते हुए पानी में डुबो दिया जाता है। यहाँ भी पानी में मौजूद बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। इसमें भी लगभग उतना ही समय लगता है। इन दोनों प्राकृतिक विधियों की खास बात यह है कि इनसे जो रेशा मिलता है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का और चमकदार होता है। अब आती हैं आधुनिक और तेज विधियां। केमिकल रेटिंग में कास्टिक सोडा जैसे रसायनों के घोल में तनों को डुबोया जाता है, जिससे काम कुछ घंटों में हो जाता है। और मैकेनिकल रेटिंग में गर्म पानी या भाप का प्रयोग होता है, जो सबसे तेज तरीका है। लेकिन याद रखिएगा, ये तेज तरीके रेशे को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी प्राकृतिक चमक और मजबूती को कम कर सकते हैं। तो यहाँ समय और गुणवत्ता के बीच एक ट्रेड ऑफ है। ज्यादा समय दो, अच्छी क्वालिटी पाओ। समय बचाओ, क्वालिटी से समझौता करो। रेटिंग प्रक्रिया से रेशे ढीले तो हो गए, लेकिन अभी भी वे लकड़ी के टुकड़ों के साथ उलझे हुए हैं। तो अगले चरण में हम इन्हें पूरी तरह अलग करेंगे। अगला चरण है स्कचिंग। इसे समझिए कूटना। जैसे हम किसी धूल भरे कालीन को डंडे से पीटकर धूल अलग करते हैं, वैसे ही गले हुए तनों को लकड़ी के फट्टों से पीटा जाता है। इससे सूखी और भंगुर लकड़ी टूट टूट के झड़ जाती है और हमें सिर्फ रेशों का गुच्छा मिल जाता है। अब हमें रेशों का गुच्छा तो मिल गया, पर वो उलझा हुआ है। तो अब आता है अगला चरण, हैकलिंग। हैकलिंग को सरल भाषा में समझिए रेशों में कंघी करना। जैसे हम उलझे हुए बालों को कंघी से सुलझाते हैं, वैसे ही रेशों को एक कीलों वाली कंघी से गुजारा जाता है। ऐसा करने से 2 बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला, रेशे सुलझ जाते हैं और साफ हो जाते हैं, और दूसरा, लंबे और छोटे रेशे अलग अलग हो जाते हैं। जो लंबे, रेशमी और अच्छी गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं उन्हें कहते हैं लाइन। इन्हीं से महंगा लिनन का कपड़ा बनता है। और जो छोटे टूटे हुए रेशे कंघी में फंस जाते हैं उन्हें कहते हैं टाव। इनसे सस्ता और खुरदुरा कपड़ा बनता है। तो लाइन और टाव, ये 2 शब्द याद रखिएगा। अब हमारी निर्माण प्रक्रिया अपने अंतिम 2 चरणों में है। हैकलिंग से जो हमें बेहतरीन लाइन फाइबर्स मिले थे, उनकी अब कताई यानी स्पिनिंग की जाएगी। कताई में क्या होता है? इन रेशों को धीरे धीरे खींचा जाता है और साथ ही साथ उनमें ऐंठन यानी ट्विस्ट दी जाती है। इसी ऐंठन से रेशे आपस में जुड़कर एक मजबूत और कंटिन्यूअस धागा बन जाते हैं। एक बार जब मजबूत धागा तैयार हो गया तो अंतिम चरण आता है बुनाई यानी वीविंग। इस प्रक्रिया में करघे पर धागों को लंबाई और चौड़ाई में एक दूसरे के ऊपर नीचे से गूंथकर हमारा सुंदर लिनन का कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। तो देखिए कितनी लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया के बाद सन के पौधे के कठोर तने से ये सुंदर और मजबूत कपड़ा बनकर तैयार होता है। तो साथियों, कपड़ा बनकर तैयार है। अब हम अपनी क्लास के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 5, लिनन के गुण।
किसी भी रेशे के गुणधर्म वाला हिस्सा परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एक रेशे की दूसरे से तुलना। इसलिए हम लिनन के हर गुण को कपास से तुलना करके समझेंगे। इससे आपको दोनों रेशे एक साथ याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनन का सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण है इसकी मजबूती। ये प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशों में से एक है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर हम कपास की मजबूती को 1 मानते हैं तो लिनन की मजबूती कितनी है? 2। यानी लिनन कपास की तुलना में लगभग 2 गुना मजबूत होता है। इसका मतलब है कि अगर आप समान मोटाई के 2 धागे लें, एक कपास का और एक लिनन का, और दोनों को तोड़ने की कोशिश करें तो लिनन का धागा तोड़ने के लिए आपको लगभग 2 गुनी ताकत लगानी पड़ेगी। इसी असाधारण मजबूती के कारण पुराने जमाने में नाव की पाल, मजबूत रस्सियां और यहाँ तक कि किताबों की बाइंडिंग भी लिनन से की जाती थी। आज भी इससे बने उत्पाद जैसे कि मेजपोश या किचन के तौलिए बहुत टिकाऊ होते हैं और सालों साल चलते हैं। तो पहला गुण क्या है? लिनन कपास से 2 गुना मजबूत है। अब ये पॉइंट सीधा एग्जाम में आता है। इस नंबर को अपने दिमाग में छाप लीजिए। लिनन की एक जादुई प्रॉपर्टी है जो इसे ज्यादातर रेशों से अलग करती है। ज्यादातर रेशे जैसे रेयॉन जब गीले होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन लिनन के साथ उल्टा होता है। जब लिनन का कपड़ा पानी के संपर्क में आता है, यानी जब वो गीला होता है, तो उसकी मजबूती कम होने के बजाय 20% और बढ़ जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये गीला होने पर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इसी गुण के कारण लिनन के कपड़ों को बिना किसी डर के मजबूती से धोया जा सकता है। वे धुलाई से खराब नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। तो ये 20% का आंकड़ा आपको याद रखना है। गीला होने पर लिनन 20% ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। ये आपके रिवीजन के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। चलिए एक एक करके तुलना करते हैं। पहला गुण है अवशोषकता। लिनन कपास से कहीं ज्यादा और तेजी से पानी सोखता है, इसीलिए किचन के तौलिए लिनन के बहुत अच्छे माने जाते हैं। दूसरा है चमक। कपास में अपनी कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती, वो डल या मैट फिनिश का होता है, जबकि लिनन में एक बहुत ही सुंदर रेशमी प्राकृतिक चमक होती है जो इसे एक लग्जूरियस लुक देती है। तीसरा और लिनन का सबसे बड़ा अवगुण है सिलवटे। लिनन में लचीलापन या रेजिलियंसी बिल्कुल नहीं होती। इसे जरा सा भी मोड़ो तो गहरी सिलवटें पड़ जाती हैं जिन्हें हटाना मुश्किल होता है। इसे बिना प्रेस किए पहनना लगभग नामुमकिन है, जबकि कपास इस मामले में बेहतर है। चौथा बिंदु है टिकाऊपन। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे ध्यान से समझिए। हमने पढ़ा कि लिनन की मजबूती ज्यादा है, लेकिन जब बात आती है घिसाव सहने की तो कपास बेहतर होता है। यानी अगर कपड़े को बार बार रगड़ा जाए, जैसे जीन्स घुटनों से घिसती है, तो उस जगह पर कपास ज्यादा टिकाऊ साबित होगा। तो मजबूती में लिनन आगे है, पर घिसाव सहने में कपास। इस सूक्ष्म अंतर को याद रखिएगा। चलिए, अब तक हमने जो गुण पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला, हाई अब्जॉर्बेंसी, पानी बहुत तेजी से सोखता है। दूसरा, क्विक ड्राइंग, जितनी जल्दी पानी सोखता है उतनी ही जल्दी सूख भी जाता है। इन्हीं 2 गुणों के कारण ये गुड फॉर हॉट वेदर है। गर्मियों के लिए इससे अच्छा कोई कपड़ा नहीं। ये पसीना सोखकर त्वचा को ठंडा और सूखा रखता है, जिससे घमौरियां नहीं होती। इसका नेचुरल कलर क्या होता है? हल्का पीला, क्रीम या भूरा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रेटिंग किस विधि से की गई है। और अंत में इसका सबसे बड़ा अवगुण पुअर रेजिलियंसी, यानी लचीलेपन की भारी कमी, जिसके कारण इस पर आसानी से सिलवटें पड़ती हैं। ये सारे पॉइंट्स अब आपको याद हो जाने चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ हमारी आज की लिनन पर ये विस्तृत क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने आज सन के पौधे के वैज्ञानिक नाम से लेकर उसके 7 साल के अनोखे खेती के चक्र को समझा। हमने रेटिंग, स्कचिंग, हैकलिंग जैसी जटिल निर्माण प्रक्रियाओं को आसान भाषा में जाना और अंत में इसके हर एक गुण और अवगुण की कपास से तुलना की। मुझे उम्मीद है कि अब लिनन से जुड़ा आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जाते जाते आपके लिए ये एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर जरूर सोचिएगा। कपास से लगभग 2 गुना मजबूत और इतना लग्जूरियस होने के बावजूद लिनन आम इस्तेमाल में उतना लोकप्रिय क्यों नहीं है जितना कपास है? इसका उत्तर आपको आज की क्लास में बताए गए कई बिंदुओं में मिलेगा, जैसे कि 7 साल का चक्र, जटिल और महंगी निर्माण प्रक्रिया और सिलवटों की समस्या। इस पर विचार कीजिएगा। ये वो सवाल हैं जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सफलता की कुंजी बन सकते हैं। तो चलिए पूरे ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में सीधे सवाल देखने को मिलेंगे।
लिनन एक ऐसा रेशा जिसे पवित्रता और ऐश्वर्य यानी प्योरिटी और लग्जरी का प्रतीक माना जाता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वनस्पति जगत का सबसे लंबा और सबसे मजबूत रेशा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसके वो सारे पहलू जानेंगे जो आपको परीक्षा में सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी रेशे को समझने के लिए उसकी कहानी हमेशा उसकी शुरुआत से यानी उसके सोर्स से होती है। और ये परीक्षकों का मतलब एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा सवाल होता है। तो देखते हैं हमारा पहला और सबसे फंडामेंटल सवाल। सवाल बहुत सीधा है। लिनन का रेशा फ्लैक्स पौधे से प्राप्त होता है, ये हम सब जानते हैं। पर यह पौधे के किस हिस्से से मिलता है? क्या ये ए बीज से मिलता है, बी तने से, सी पत्ती से या फिर डी जड़ से? थोड़ा सोचिए, याद करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनर अक्सर यहीं पर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इसका सही जवाब है बी, तना। याद रखिए, लिनन एक बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर का मतलब होता है वो रेशे जो पौधे के तने की छाल से मिलते हैं। अब देखिए, सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। ऑप्शन ए बीज, बीज से हमें कपास यानी कॉटन मिलता है। ऑप्शन सी पत्ती, पत्ती से हमें सिसिल और अबाका जैसे रेशे मिलते हैं। और डी जड़ से तो रेशे निकाले ही नहीं जाते। तो ये पॉइंट अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। लिनन मतलब तना। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि रेशा तने से मिलता है, लेकिन अगला जरूरी सवाल ये है कि उस लकड़ी जैसे तने से इस रेशे को बाहर कैसे निकाला जाता है। इस प्रक्रिया का एक खास नाम है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बहुत जरूरी है ये। सवाल है, लिनन के रेशों को लकड़ी जैसे तने से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे स्काउचिंग कहते हैं, कार्डिंग, हेकलिंग या फिर रेटिंग? ये सारे नाम अक्सर हमें भ्रमित करते हैं, है ना? तो ध्यान से सोचिए, इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब है डी, रेटिंग। अब ये रेटिंग है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। रेटिंग का मतलब है तने को गलाने की प्रक्रिया। होता यह है कि तने को पानी या ओस में छोड़ दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया पेक्टिन नाम की एक प्राकृतिक गोंद को खा जाते हैं। ये पेक्टिन ही रेशों को तने से सीमेंट की तरह चिपका कर रखता है। और जब ये गोंद हट जाता है तो हमारा कीमती लिनन का रेशा आसानी से अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा, रेटिंग मतलब तने को गलाकर रेशा निकालना। समझ आ रहा है ना? तो हमने देख लिया कि लिनन कहाँ से आया और कैसे बना। अब बात करते हैं रेशे के अपने गुणों की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए, किसी भी रेशे के गुण ही ये तय करते हैं कि वो कपड़ा बनने के बाद कैसा होगा। और ये गुण एमसीक्यूज के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। जब लिनन पानी के संपर्क में आता है तो उसकी मजबूती पर क्या असर पड़ता है? क्या वो 20% घट जाती है, 20% बढ़ जाती है, या कोई बदलाव नहीं होता, या फिर 30% बढ़ जाती है? ये लिनन का एक बहुत ही अनोखा गुण है जो उसे दूसरे रेशों से बिल्कुल अलग बनाता है। सोचिए, क्या होगा इसका जवाब? सही जवाब है बी, इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है। जी हाँ, ये एक सुपर पावर की तरह है। जहां ऊन और रेशम जैसे प्रोटीन फाइबर भीगने पर कमजोर हो जाते हैं, वहीं लिनन पानी के संपर्क में आते ही और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यही कारण है कि लिनन के कपड़ों को धोना इतना आसान होता है और वो सालों साल चलते हैं। ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी तुलना पर, एक कंपैरिजन पर। लिनन और कपास, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर को ये बात पता है, इसीलिए वो यहीं से सवाल बनाते हैं। तो चलिए आज इसे एक बार में हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत काम की है। देखिए, दोनों पौधे से मिलते हैं, पर पहला अंतर क्या है? लिनन मिलता है तने से और कपास बीज से। दोनों में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है, दोनों ही पानी सोखते हैं, लेकिन लिनन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो गर्मियों के लिए इतना अच्छा माना जाता है। और यहाँ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दोनों भीगने पर मजबूत होते हैं, पर लिनन 20% और कपास 30%। और आखिर में फील की बात करें तो लिनन छूने में ठंडा और कड़क होता है, जबकि कपास नरम और गर्म एहसास देता है। ये अंतर अपनी नोटबुक में जरूर बना लीजिए, यहाँ से कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के इस सत्र के आखिर में चलिए एक नज़र डालते हैं उन ज़रूरी बातों पर जिन्हें आपको परीक्षा हॉल में ज़रूर याद रखकर जाना है। यह है आपका परीक्षा मंत्र, एक क्विक रिवीजन।
तो जल्दी से दोहराते हैं। लिनन का स्रोत फ्लैक्स पौधे का तना, निकालने की प्रक्रिया रेटिंग, बनावट मुख्य रूप से सेल्यूलोस, सबसे खास गुण भीगने पर 20% और मजबूत हो जाना, पानी सूखने की क्षमता बहुत बढ़िया। माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? बांस की तरह जिसमें गांठें हों, ये भी एक सवाल बनता है। और हाँ, लिनन की भूमि किसे कहा जाता है? मिस्र को। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। और याद रखिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं।